गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेजर का प्रिंसिपल मीन्स लेजर का सिद्धांत। ठीक है, लेजर लाइट के बारे में हमने पढ़ा है कि लेजर लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक देती है, हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट देती है, एक लाइट की बीम की तरह देती है, एक डायरेक्शन में देती है, कोहेरेंट सोर्स की तरह ये काम करती है, कोहेरेंट सोर्स की तरह मतलब कला संबंध स्रोत की तरह। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ। हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं हर एक वर्ड के आगे हिंदी भी लिख दूंगी, उसकी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चलेंगे, नोट्स आपको अलग अलग भेज दिए जाएंगे दोनों के। ठीक है, ओके। तो लेजर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था इतना, और आज हम पढ़ेंगे लेजर का प्रिंसिपल, लेजर का सिद्धांत। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी कब चाहिए हमें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन कब, एज ए रिजल्ट ऑफ इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। इमिशन और अब्जॉर्प्शन के बाद, इमिशन और अब्जॉर्प्शन के बाद जो हमें एनर्जी डेंसिटी मिलेगी इन थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। मैंने ये बात पहले ही बताई थी आपको कि जो हमारा लेजर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इमिशन और अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम के। अब हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे कि उष्मीय साम्यावस्था में उत्सर्जन व अवशोषण का ऊर्जा विकिरण घनत्व। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्सर्जन व अवशोषण का उष्मीय साम्यावस्था में ऊर्जा विकिरण घनत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी ली कि लेजर कैसे एक लाइट सोर्स की तरह काम करता है, एक प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रेरित उत्सर्जन, दो चीज पढ़ी है हमने, अब्जॉर्प्शन पढ़ा है, प्रेरित उत्सर्जन पढ़ा है, और स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन मीन्स स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, और प्रेरित उत्सर्जन मीन्स इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड इंड्यूस्ड इमिशन। ठीक है, दो चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिख रही हूं, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, स्वतः उत्सर्जन और अब लेजर एक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेजर एक्शन के लिए लेजर का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करेगा वो चीज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चीज क्या है जिसमें कि जो स्वतः उत्सर्जन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो अपने आप से जो इमिशन हो रहा था उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी P21, उत्सर्जन हो रहा है तो P21, और ये भी क्या आएगा P21। ये क्या, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्वतः मीन्स स्पॉन्टेनियस से। ठीक है, तो इस उत्सर्जन और इस उत्सर्जन की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता देखेंगे हम। प्रायिकता हमने निकाली भी थी, इसके लिए क्या आई थी वैल्यू, A21 आई थी, इसके लिए वैल्यू आई थी B21 U ऑफ न्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, तो स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता प्रेरित उत्सर्जन की प्रायिकता की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। इट मीन्स P21 स्पॉन्टेनियस की वैल्यू इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन P21 इंड्यूस्ड से कम होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि जो इंड्यूस्ड इमिशन हो रहा है हमारे पास, प्रेरित उत्सर्जन हो रहा है, वो ज्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस की तुलना में। ये इसकी तुलना में नगण्य के बराबर होना चाहिए, नेग्लेक्ट ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस इमिशन दो एनर्जी लेवल के बीच में अपने आप से हैपन हो रहा था, अपने आप ही हो रहा था। अपने आप होने के लिए ये वाला एक्शन हमें नहीं चाहिए। लेजर एक्शन हम जब चाहे, ये तो अपनी मर्जी से कभी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन हमें नहीं चाहिए लेजर एक्शन, हमें चाहिए इंड्यूस्ड इमिशन चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस इमिशन की, वो वेरी 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 लेस देन होनी चाहिए P21 इंड्यूस्ड इमिशन से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A21 इज वेरी वेरी लेस देन B21 U ऑफ न्यू। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A21 ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए इससे। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या है कि उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की कुल दर। उत्सर्जन द्वारा संक्रमण मतलब R21 की रेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इमिशन
इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, कि इमिशन की दर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ट्रांजिशन की दर से। ठीक है, क्या कहेंगे इसको कि उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की कुल दर अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर से बहुत अधिक होनी चाहिए। मतलब इमिशन जल्दी जल्दी होना चाहिए अब्जॉर्प्शन की बजाय, क्योंकि अब्जॉर्प्शन तो हम करवा रहे हैं, तो इमिशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इमिशन की रेट ज्यादा होनी चाहिए अब्जॉर्प्शन की तुलना में। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इनका। R21, अब इसको मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ R12। अब R21 को R12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसकी 2 प्रोसेस थी R21, एक तो स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः वाली, प्लस R21 ये प्रेरित वाली मतलब इंड्यूस्ड। ठीक है, 2 प्रोसेस थी, इसको डिवाइड करेंगे R12 से। R12 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू गिवन है हमें पता है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ यहाँ पे R21 इज इक्वल टू N1 A21 प्लस N2 B21 U ऑफ न्यू, ये इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है, N1 B12 U ऑफ न्यू। ठीक है, डिवाइड में इसके R12 है। ठीक है, लिख ली दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या आएगा, R21 डिवाइड बाई R12 इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये सॉरी N2 है ये। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, N2 A21 प्लस B21 U ऑफ न्यू डिवाइड बाई N1 B12 U ऑफ न्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि B1, हमने ये चीज प्रूव की है, B1 इक्वल होता है B21 की, B12 और B21 इक्वल होता है। अब इसमें से इन दोनों के नीचे लिख देते हैं इसको, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रही हूँ, अब ध्यान से देखना, R21 डिवाइड बाई R12 इज इक्वल टू N2 बाई N1, N2 बाई N1 A21 प्लस B21 U ऑफ न्यू डिवाइड बाई B, अब इसको अलग अलग लिख रही हूं मैं, B12 U ऑफ न्यू, और इसके नीचे भी लिख दूंगी B12 U ऑफ न्यू। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और इसके नीचे ये आ जाएगा, तो R21 डिवाइड बाई R12 इज इक्वल टू N2 बाई N1 A21 डिवाइड बाई B12 U ऑफ न्यू प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेजर की जो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी थी कि जो A21 इज वेरी वेरी लेस देन, स्पॉन्टेनियस वाले की प्रायिकता कम होनी चाहिए B12 U ऑफ न्यू से। इससे इसकी वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, देन R21 डिवाइड बाई R12 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा N2 बाई N1। इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा कम, मतलब 0 0 प्लस 1 तो 1, इसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू, तो इसको इक्वेशन डाल देंगे हम 1। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है, बट जो हमने पढ़ा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन पढ़ी है हमने, बोल्ट्जमैन इक्वेशन से पढ़ी है हमने क्या, इन थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से आपने पढ़ा है, उसमें साम्यावस्था में क्या पढ़ा है कि N2 बाई N1, कल वाले डेरिवेशन में भी आपने किया था, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT होता है। ठीक है, अब N2 बाई N1 किसके इक्वल है, R21 डिवाइड बाई R12, तो N2 बाई N1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, N2 बाई N1 इज इक्वल टू R21 डिवाइड बाई R12, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT। इसको इक्वेशन डाल देना आप 2। ठीक है, यहां से 2 वैल्यू आ गई फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, अब क्या करोगे आप, लेजर की सेकंड कंडीशन लगाओ। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो रेट है इमिशन की R21, उत्सर्जन संक्रमण की दर वेरी वेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए अवशोषण की दर से, मीन्स रेट ऑफ इमिशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, R21 डिवाइड बाई, इसको इस साइड ले आओ, R12, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन हो गया 1 से। अब R21 डिवाइड बाई R12 किसके इक्वल है, N2 बाई N1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, N2 बाई N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्या वैल्यू आई, N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1। ये कंडीशन आ गई हमारे पास।
ठीक है, ये है आपकी मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या बताना चाह रही है कि N2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, N1। अब N1 और N2 क्या थे हमारे पास, दो लेवल थे हमारे पास, E1 और E2। N2 जहां क्या था कि जो E2 लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम थे वो थे हमारे पास N2, और नंबर ऑफ एटम E1 लेवल के अंदर है वो है हमारे पास N1। ठीक है, फर्स्ट लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम थे वो है N1, और ये सेकंड लेवल के अंदर मींस एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम थे वो है N2, और जो ग्राउंड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम थे वो है N1। उत्तेजित अवस्था में नंबर ऑफ है N2। इससे, इस इक्वेशन से क्या चीज शो हो रही है कि जो हमारे पास उत्तेजित अवस्था में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमेशा मूल अवस्था से मींस ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ एटम से ज्यादा होंगे। अब ये चीज ज्यादा कब होगी, ये एक स्पेशल कंडीशन बन गई लेजर के लिए। लेजर के लिए एक स्पेशल कंडीशन बन गई कि N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन बन गई, तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए 2 पॉइंट और बनाए गए यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से, अब हमें क्या करना है, देखो N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन N1 करना है मींस, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन को क्या करेंगे हम, जो हमारे पास जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जो भी हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है मींस, वर्किंग सब्सटेंस मींस पदार्थीय परमाणु, जो भी पदार्थीय परमाणु हम ले रहे हैं विकिरण क्षेत्र में, जो भी हम इस रेडिएशन में ले रहे हैं उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या लेंगे हम, ई न्यू लेंगे एक तो, और जो उसकी रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगी, अगर वर्किंग सब्सटेंस की एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व हम ये ले रहे हैं, और न्यू क्या है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज होगी कि जो आपतित फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है, उनकी संख्या ज्यादा होगी, उनकी संख्या कम होगी। आपतित फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की संख्या कम होगी किसकी तुलना में, जो उत्सर्जित हो रहे हैं मींस, यही तो बात है, N2 इज वेरी वेरी लेस देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन N1 मींस, जो नंबर ऑफ एटम है मतलब ये कौन सी है, जो एक्साइटेड स्टेट में मींस, अगर ये नंबर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम इमिट भी ज्यादा होंगे, इमिशन भी ज्यादा होगी, उत्सर्जित फोटोन भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन है, इससे क्या बनेगी, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, एक ये स्पेशल कंडीशन बनी है हमारे पास कि जो N2 है वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, कि जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन मीन्स आपतित फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन की संख्या उत्सर्जित फोटोन की संख्या की तुलना में कम होंगे मींस, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन। क्या मतलब वो इस चीज का कि जो हम इंसिडेंट करवाएंगे वो कम होंगे, और जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन की संख्या भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये है चीज, फर्स्ट कंडीशन ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज कब हो सकती है, अब मान लो एक लेवल ये E1 है, एक लेवल ये E2 है, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ एटम है। अब हम क्या करवा रहे हैं, N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1 मींस, ये एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा करवा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होंगे, तो ये क्या साम्य अवस्था थोड़ी रहेगी, फिर इक्विलिब्रियम थोड़ी रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इंसिडेंट करवा रहे हैं उतने नंबर ऑफ फोटोन क्या है निकले, वो दोनों बराबर रहे। ठीक है, पर यहाँ बराबर नहीं रह रहे, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी असाम्य अवस्था, असाम्य। तो यहाँ क्या होगा, विशेष स्थिति, ये जो स्पेशल कंडीशन किसमें वैलिड हो पाएगी, असाम्य अवस्था में मींस इन इक्विलिब्रियम में, मींस इन इक्विलिब्रियम में ये सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि जब हम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम कर देंगे नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन से, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम होंगे नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन से,
तो क्या होंगी, वो इन इक्विलिब्रियम में काम करेगी। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मेटास्टेबल स्टेट। दूसरा पॉइंट है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट को हिंदी में बोलते हैं मित स्थायी स्तर। मित स्थायी स्तर। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट, मित स्थायी स्तर। ये मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, ये एक प्रकार की एक्साइटेड स्टेट होती है, ये एक प्रकार की उत्तेजित अवस्था ही होती है। बट इसमें होता क्या है, दो लेवल है, मान लो E1 और E2। ठीक है, यहां से फोटोन इंसिडेंट हुआ इस एटम्स पे, ये यहां पे गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में से जब ये वापस आएगा तो यहाँ इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, जीवन काल इसका 10⁻⁻8 सेकेंड ही है। यहां से ये वापस आएगा तो यहाँ एक स्टेट और होगी, उस स्टेट को बोलेंगे हम मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। अभी ये स्टेट जो होती है ना, इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है इससे 10⁻3 सेकेंड। जब एटम एक्साइट होके यहां से यहां आएगा तब एटम यहां ज्यादा रुकेगा। ज्यादा रुकेगा तो मतलब ये वाली स्टेट कौन सी हो जाएगी, मेटास्टेबल स्टेट। इस स्टेट को बोलेंगे हम मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, यहाँ इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट ही होता है। डायरेक्ट कई एटम जो है, कई जो मतलब पदार्थ होते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आते, वो एक स्टेट और होती है मेटास्टेबल, उसमें रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है और यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं वो। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक फोटोन दे रहे हैं HNu फोटोन दे रहे हैं, फिर ये यहां से एक फोटोन अब्जॉर्ब करता था, ये हमने स्टिमुलेटेड इमिशन में पढ़ा, इंड्यूस्ड इमिशन में, प्रेरित उत्सर्जन में। यहां से एक फोटोन उत्सर्जित करके यहां आया, फिर यहां से इसने 2 फोटोन उत्सर्जित करता था, 2 इमिट करता था ये। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला कि हम एक तो HNu, एक तो फोटोन दे रहे थे और हमें मिल कितने रहे थे, 2 HNu। दे हम कितने रहे हैं, HNu दे रहे हैं और मिल कितने रहे हैं, 2 HNu मिल रहे हैं। मतलब N2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है N1 से। जब N2 की वैल्यू, यहाँ एटम्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स की, तभी तो ज्यादा इमिट हो जाएंगे ना, तभी ज्यादा इमिट होंगे। तो 2 HNu हमें मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। ठीक है, कि एटम यहां से यहां जा रहे हैं और जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ क्या है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तो ये एक दूसरी स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। ये इससे थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। इस स्टेट में आने के बाद ये क्या करेंगे, थोड़ी देर और रुक जाएंगे, फिर ग्राउंड स्टेट में अपनी वापिस आ जाएंगे। तो यहाँ से ये 2 HNu फोटोन इमिट करेंगे, इमिट करने के बाद यहाँ से ये चीज कंक्लूजन निकल जाएगा कि N2 की वैल्यू N1 से वेरी वेरी ग्रेटर देन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोनों कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब ये N2 की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन हो रही है N1 से, N2 की वैल्यू जब N1 से ग्रेटर देन हो रही है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन जनसंख्या प्रतिलोमन। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेजर के एक्शन के लिए ना ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन ही होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब जनसंख्या प्रतिलोमन, जनसंख्या का व्युत्क्रमण। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन। और यही होना चाहिए क्योंकि यही इसकी दोनों कंडीशन आ रही है कि नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ये कल पढ़ेंगे हम, इसकी कैसे ये काम करता है लेजर के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो N2 की वैल्यू जब ज्यादा हो जाती है N1 से, मतलब एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में नंबर ऑफ एटम की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। किससे, मूल अवस्था मीन्स ग्राउंड स्टेट से नंबर ऑफ एटम की वैल्यू उत्तेजित अवस्था में या एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन। ठीक है, इस चीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये है आज आपका लेजर का सारा पोर्शन। अब एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, हमने पढ़ा क्या है, लेजर का प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, लेजर प्रिंसिपल। लेजर के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा कि पहली चीज तो नंबर ऑफ वो क्या था, प्रायिकता,
कि प्रोबेबिलिटी देख रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी स्पॉन्टेनियस इमिशन की वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, इंड्यूस्ड इमिशन के कंपैरिजन में। स्पॉन्टेनियस की वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए P21 इंड्यूस्ड के कंपैरिजन में। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, जो रेट थी, रेट ऑफ ट्रांजिशन टू 1 इमिशन की वेरी वेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए रेट ऑफ 1 to उत्सर्जन, सॉरी अवशोषण से, अब्जॉर्प्शन से इसकी रेट ज्यादा। फिर इनकी कैलकुलेशन की थी और कैलकुलेशन थे N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन आया था N1 से। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने दो चीज ली थी कि इंसिडेंट फोटोन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, इंसिडेंट फोटोन की संख्या कम होनी चाहिए इमिटेड फोटोन की तुलना में, ठीक है। दूसरी क्या थी, मेटास्टेबल स्टेट के बारे में पढ़ा था, उसी से कंक्लूजन निकला हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन का, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कल करेंगे, मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझा दिया है, जिसको कोई डाउट हो तो कोई पूछ लेना, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अलग अलग से, तो अपने नोट्स भी साथ साथ बना लेना। थैंक यू एवरीवन।